नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में सांसद और विधायकों की किसी भी योजना का शिलान्यास और लोकार्पण पर रोक, विपक्ष ने बताया तानाशाही रवैया। नैनीताल दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, सरस्वती विहार स्थित पार्वती प्रेमा जगाती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में किया प्रतिभाग, पूर्व राज्यपाल कोश्यारी भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, 7 नवंबर को पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। 9 नवंबर को मनाया जाएगा उत्तराखंड स्थापना दिवस। लोक निर्माण विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं किसान, सड़क न बन पाने से खेतों में सड़ रही है फसल। 13 जुलाई को बादल फटने से के बाद से भी क्षतिग्रस्त है रास्ता। बद्रीनाथ धाम की यात्रा में अब कुल 14 दिन शेष, धाम में 17,30,000 से ज्यादा यात्री पहुंचे। 18 नवंबर को होंगी कपाट बंद, जिलाधिकारी ने राष्ट्रपति दौरे को लेकर किया निरीक्षण। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। प्रदेश में सांसद और विधायकों की किसी भी योजना का शिलान्यास और लोकार्पण पर रोक जो है लगा दी गई है। बता दें कि विपक्ष ने इसको राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा है। बता दें कि राहुल गांधी बाबा केदार के दर्शन के लिए उत्तराखंड आएंगे। इसके साथ आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने ट्वीट करके उनके इस दौरे को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की निजी आध्यात्मिक यात्रा है। आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बाबा केदार के दर्शन के लिए केदारनाथ आएंगे। वे उत्तराखंड जो आएंगे, इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की निजी आध्यात्मिक यात्रा है। बता दें कि उत्तराखंड प्रस्तावित दौरा जो राहुल गांधी का है, इस दौरान वे उत्तराखंड दौरा करेंगे। इसी के साथ बाबा केदार के दर्शन भी वे करेंगे। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि सिटी को स्वच्छ सर्वे की रैंकिंग में अव्वल आने के लिए नगर निगम की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई है। इसके तहत सबसे पहले नगर निगम ने समय पर कूड़ा उठाने और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर जोर दिया है। इसके लिए नगर निगम की ओर से अब कूड़ा कलेक्शन के लिए निगरानी टीम का भी सिलेक्शन कर लिया गया है। बता दें कि पिछले वर्ष देहरादून को 69वीं रैंक प्राप्त हुई थी। इसके बाद से ही नगर निगम ने टॉप रैंक में आने की दिशा में कार्य योजना बनाते हुए प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। ये प्रयास रहा है कि स्वच्छता के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए। इसके लिए कई कार्रवाई हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी डेवलप किया गया है और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से भी जो हम लोग स्वच्छता का काम करते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट का काफ़ी प्रयास किया गया है, जहाँ पे कई एरियाज़ में विजिबल इम्पैक्ट चेंज भी आया है। और यही एक नतीजा है कि पिछले 3-4 सालों में हमारी स्वच्छता रैंकिंग लगातार इम्प्रूव हुई है। लेकिन हमारा प्रयास यही है कि आगे चलते भी जो और मेजर्स लेने हैं जिससे फर्दर इम्प्रूवमेंट आए, वो हम लेते रहें और फर्दर इम्प्रूवमेंट उसमें हमारी रैंकिंग में कर सकें। दीपावली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग अब सक्रिय हो गया है, जिसके चलते ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन के साथ मिलकर मंगलौर कस्बे के लंढूरा रोड पर मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद कस्बा लंढूरा में नवाब मिठाई वाले की दुकान से भारी मात्रा में सफेद रसगुल्ला भरवा कर उन्हें नष्ट करवाया गया। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
हमारा त्यौहार सीज़न आ रहा है, इसमें मार्केट में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ मिल जाती हैं, तो उसमें यही देखना होता है कि हाइजीनिक रहे सारी चीज़ें। तो उसी क्रम में आज हमने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट पुलिस के साथ और जो हमारा बाट महाप है और डीएसओ ऑफिस है उनके साथ मिलकर कार्रवाई करी। तो जो भी हमें खामियां पाई गई तो उसी क्रम में हमने उनको नोटिस इशू करे हैं और सील भी करी है, सीज भी करी है हमने जो मिठाई हमें ख़राब पाई गई और उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। डेफिनेटली अभी और जगह भी करेंगे, हम सब जगह कार्रवाई करती रहेंगे कि ताकि जो भी मार्केट में लोगों को सामान मिले वो बिल्कुल अच्छा मिले, किसी की भी कोई ख़राब सामान से कोई तबीयत या कोई बीमारी ना हो उनको। डोईवाला के शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल हुए। इस दौरान छात्र छात्राओं ने उत्साहित होकर अपने समर्थकों का नामांकन कराया। डोईवाला कॉलेज में 3 बजे तक हुए नामांकन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के साथ छात्र संगठन आजाद ग्रुप के प्रत्याशियों ने भी नामांकन दर्ज कराया। चुनाव जो है शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए पुलिस और पीएससी कॉलेज परिसर में मौजूद थी। बता दें कि एबीवीपी और एनएसयूआई से पूरा पैनल चुनाव मैदान में है, जबकि आजाद ग्रुप ने महासचिव पद पर कुमार पायल चुनाव लड़ रही हैं। कॉलेज में 70% गर्ल्स है जिनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं टॉयलेट्स वगैरह को लेके, सफाई को लेके, और साथ ही कॉलेज में पढ़ाई की समस्या बहुत है। बच्चे बोलते हैं क्लासेस नहीं होती है, टीचर्स क्लास मतलब नहीं ले पाते हैं ढंग से, तो उस सब का भी समाधान करेंगे जी। हाँ जी 100% हम सब मिलकर, आजाद ग्रुप मिलकर सारी समस्याओं का समाधान करेगा। पुलिस लाइन रोशनाबाद में हुई गोष्ठी में जिले के कप्तान डोभाल ने पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त कर्मियों की समस्याओं की जानकारी ली और वाजिब निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस पेंशनर्स को उनके संबंधित थाने के आवश्यक नंबर और टोल फ्री नंबर वितरित कर किसी भी तरह की परेशानी आने पर इन नंबरों पर संपर्क करके सहायता प्राप्त करने के संबंध में बताया गया। आज पुलिस लाइन के सम्मेलन कक्ष में हमारी समिति का बैठक एक प्रकार से गोष्ठी हुई, जिस गोष्ठियों में काफ़ी समस्याओं के बारे में हमारे सदस्यों द्वारा बताया गया और उन समस्याओं के बारे में एसएसपी महोदय द्वारा स्वीकारा गया कि वास्तविक रूप से ये समस्या जो आपकी आ रही है ये अब नहीं आएगी। मैं इसका अपने स्तर पर कार्रवाई करने जा रहा हूँ और आप आगे इसी प्रकार से हर माह इस प्रकार से बैठक आप लोगों के साथ की जाएगी। आज के मीटिंग कप्तान साहब ने रखी है कि मतलब रिटायरमेंट है उनको एक बार यहाँ सम्मेलन कक्ष मीटिंग लीजिए और कप्तान साहब की मीटिंग में आज बहुत अच्छे निर्णय निकले। कप्तान साहब ने हमारा मनोबल ऊंचा किया, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं और साथ में ये जो मुद्दे हैं इसका भी निर्णय लेने के लिए उन्होंने कहा कि जो हमारे स्तर से उनको सब होगा और हमारे साथियों का जो भी समस्या है उनको भी पूर्ण करेंगे। ये एक जनरल मीटिंग थी जो हमेशा बुलाई जाती रही है। आज मैं भी इसमें सम्मिलित हुआ था। जो भी हमारे पुलिस पेंशनर्स यहाँ हरिद्वार जनपद में हैं और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको एक बंद एनवायरनमेंट में बैठ के हम लोगों के द्वारा इसको डिस्कस किया गया और जो भी हम लोगों के स्तर पे जो समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं उसका निराकरण करने का प्रयास किया गया और बाकी जो उच्च लेवल पे हैं पेंडिंग उनको यहाँ से भेजा। लिबरहेड़ी के उत्तम शुगर मिल का पेराई सत्र विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ। इससे किसान काफी उत्साहित दिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने सरकार से मांग की है कि गन्ने का मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए और समय पर उनका भुगतान भी किया जाए। मिल अधिकारियों का कहना है कि मिल पर किसानों का कोई भुगतान बकाया नहीं है। मिल किसानों की हर संभव मदद करती है ताकि किसानों को शुगर मिल में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, सुविधा के नाम पे जो उत्तम शुगर मिल है ये हमेशा अग्रणीय रही है। चाहे पेमेंट का विषय हो, चाहे गन्ने के उठान का विषय हो, विधि व्यवस्था हमारे यहाँ सबसे अच्छी है और हम ये और प्रयास करेंगे कि जो आने वाला सीजन है इसमें और बेहतर सुविधाएं हम किसानों को प्रोवाइड करें।
तो चीनी मिल शुरू हो चुकी है और हमारी चीनी मिल पे किसी किसान का कोई बकाया नहीं है और हम इस साल भी कमिटमेंट है कि जो एक्ट के अनुसार 14 दिन है तो उससे पूर्व में ही किसानों का भुगतान जारी रखें। देखिए, कल ही हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से और गन्ना मंत्री से मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस बार गन्ने का जो रेट है उसको बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से किसानों को उसका लाभ मिलेगा। और बहुत अच्छा, आज यहाँ पर सब किसान, हजारों किसान हैं, लोगों में उत्साह है और चीनी मिल की जो क्षमता है, पेराई क्षमता, वो भी बढ़ा दी गई है, तो निश्चित रूप से किसानों को इसका लाभ इस सीजन में मिलेगा। चंपावत जिले के बनबसा के सैन्य मैदान में सेना के द्वारा आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में चंपावत जिले के पूर्णागिरी, चंपावत, लोहा घाट और बाराकोट तहसील के 1100 युवाओं ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में अपना दमखम दिखाया। पहले 3 दिन में कुल 3800 युवाओं ने हिस्सा लिया। वहीं भर्ती रैली में 1600 मीटर की दौड़, बीन, लंबी कूद और शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई। सेना भर्ती केंद्र के निदेशक कर्नल मेलगे राहुल एन का कहना है कि भर्ती निष्पक्ष तरीके से चल रही है, सर्वश्रेष्ठ युवाओं का चयन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अग्निवीर जीडी भर्ती रैली समाप्त हो गई है। अब अग्निवीर तकनीकी, लिपिक और स्टोर कीपर तकनीकी की भर्ती होगी। देहरादून सिटी को स्वच्छ सर्वे की रैंकिंग में अव्वल लाने के लिए नगर निगम की ओर से तैयारी तेज कर दी गई है। नगर निगम ने समय पर कूड़ा उठाने और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर जोर दिया है। इसके लिए नगर निगम की ओर से अब कूड़ा कलेक्शन के लिए निगरानी टीम का भी सिलेक्शन कर लिया गया है। बता दें कि पिछले साल देहरादून को 69वीं रैंक प्राप्त हुई थी। इसके बाद से ही नगर निगम ने टॉप रैंक में आने की दिशा में कार्य योजना बनाते हुए प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। ये हमारा लगातार यही प्रयास रहा है कि स्वच्छता के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए। इसके लिए कई कार्रवाई हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी डेवलप किया गया है और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से भी जो हम लोग स्वच्छता का काम करते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट का काफ़ी प्रयास किया गया है, जहाँ पे कई एरियाज़ में एक विजिबल इम्पैक्ट चेंज भी आया है। और यही एक नतीजा है कि पिछले 3-4 सालों में हमारी स्वच्छता रैंकिंग लगातार इम्प्रूव हुई है। लेकिन हमारा प्रयास यही है कि आगे चलते भी जो और मेजर्स लेने हैं जिससे फर्दर इम्प्रूवमेंट आए वो हम लेते रहें और फर्दर इम्प्रूवमेंट उसमें हमारी रैंकिंग में कर सकें। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने नवनियुक्त प्रशिक्षकों, राजस्व उप निरीक्षकों के 1 वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि राजस्व उप निरीक्षक गांवों के स्तर तक प्रशासनिक और राजस्व सेवाओं की बुनियाद है, जिनका कार्य बहुआयामी और चुनौतीपूर्ण है। लिहाजा प्रशिक्षकों को निचले स्तर तक प्रशासनिक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी देने और सकारात्मक बदलाव का वाहक बनाने के लिए तत्पर रहते हुए प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान और अनुभव से अपने को लैस करना होगा। इस मौके पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी और अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह ने कहा कि जिले के लिए चयनित 60 प्रशिक्षकों को पहले चरण में 3 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण जिला स्तर पर दिया जाएगा। इस सिलसिले में सबसे पहले 25 दिनों के लिए प्रशिक्षकों को कलेक्ट्रेट और तहसीलों के विभिन्न पटलों के कार्य से संबंधित जानकारी दी जाएगी। जनपद में राजस्व उप निरीक्षकों की नई तैनाती हुई है, उनके प्रशिक्षण का कार्य आज प्रारंभ हुआ है। आज शुरुआत में परिचय का सत्र रखा गया था और इसके पश्चात व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसी संबंध में आज प्रशिक्षण की शुरुआत हुई है और पूरा प्रशिक्षण करने के उपरांत इनको तैनाती दी जाएगी। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लंबे समय से बर्निंग वार्ड की दरकार है, जो कि जल्द ही अब पूरी होने जा रही है, क्योंकि दिवाली का पर्व जल्द ही आने वाला है और ऐसे में बर्न पेशेंट की जो संख्या है बढ़ जाती है। बर्न वार्ड के संबंध में सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने बताया कि बर्न वार्ड स्थापित हो चुका है, जिसमें 4 बेड आईसीयू और 6 बेड सामान्य के हैं। इनमें जो मैन पावर की कमी है उसे चिन्हित करके ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग से आते ही बर्न वार्ड को शुरू कर दिया जाएगा।
हाँ, देखिए बर्निंग बैंड वार्ड हमने लोगों ने इस्टेब्लिश हो चुका है, जिसके अंदर 4 बेड आई। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो है देहरादून पहुंचे। बता दें कि मंच पर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत जो है किया गया। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। बता दें कि परेड ग्राउंड देहरादून में बागेश्वर बाबा का दरबार लगाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के कई नेता भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं मंच पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उपस्थित रहे। वहीं परेड ग्राउंड में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। हम सबका परम सौभाग्य है उत्तराखंड राजकीय महाविद्यालय टनकपुर छात्र संघ चुनाव में प्रत्याशियों ने अपना नामांकन शक्ति प्रदर्शन के साथ किया। प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थकों के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जुलूस निकाला। 9 पदों पर होने वाले चुनावों के लिए कुल 14 प्रत्याशियों ने शुक्रवार को नामांकन किए। नामांकन प्रक्रिया को पुलिस प्रशासन और छात्र संघ चुनाव समिति की मौजूदगी में दोपहर 3 बजे तक संपन्न करा लिया गया। टनकपुर छात्र संघ चुनाव 2023-24 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, छात्रा उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के नामांकन हुए हैं, जिसमें से अध्यक्ष के लिए 3 नामांकन हुए और उपाध्यक्ष के लिए केवल 1 नामांकन हुआ। छात्रा उपाध्यक्ष के लिए प्रिया रावत और साक्षी रावत ने नामांकन किया। सचिव के लिए 1 नामांकन हुआ और संयुक्त सचिव के लिए 3 नामांकन हुए। कोषाध्यक्ष के लिए 2 नामांकन हुए और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के लिए 2 नामांकन हुए। संकाय प्रतिनिधि और सांस्कृतिक सचिव का पद रिक्त रहा। शिक्षा विभाग बच्चों को पढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, चाहे भिक्षावृत्ति हो या फिर खनन या फिर ईंट भट्टों में काम कर रहे बच्चे हों। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन ऑन व्हील प्रोग्राम चलाकर उनको पढ़ाई के लिए उत्साहित किया जा रहा है। इस मामले में डीजी शिक्षा के मुताबिक हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाई करने का मौका मिले। खबर थराली से है, जहां पर एक बड़ी आबादी वाले रतगांव को जोड़ने वाली सड़क थराली लोक निर्माण विभाग की अभी तक नहीं खोल पाया है, जिसके चलते रतगांव के काश्तकारों का सैकड़ों टन आलू, चौलाई, राजमा मंडी तक पहुंचने के बजाय खेतों में ही सड़ रहा है। एक और जहां रतगांव का संपर्क अभी भी देश और दुनिया से कट गया है। बता दें कि 13 जुलाई को सोल घाटी के ब्रह्मताल क्षेत्र में बादल फटने से जहां प्राणमाती नदी के बड़े जलस्तर ने सोल घाटी को जोड़ने वाली सड़क को जगह जगह से क्षतिग्रस्त कर दिया था, वहीं ग्रामीणों ने भी लोक निर्माण विभाग से जल्द रतगांव मोटर मार्ग को खोलने की मांग की है। मेरे रतगांव थराली से जो है कि 18 किलोमीटर पर पड़ता है। दिनांक 13 जुलाई से तो रोड बंद थी और 13 अगस्त से जो भयंकर त्रासदी हुई है, अतिवृष्टि हुई है, तो ये ब्रह्मताल से जो नदी घटगाल नाम से और ढाढर और वैली ब्रिज हमारा और मोटर मार्ग जो ढहरबगढ़ से रतगांव और आगे थराली तक सारा क्षतिग्रस्त हुआ था और आज दिन तक इस पे किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई। को हमने अपने कई बार के जो लेटर्स होते हैं उनको दिया है। जिलाधिकारी महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया इस रोड खोलने के उसमें। और हमारे यहाँ पे जो है 4000-5000 लगभग की जनसंख्या है और महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो हमारे गांव में खाने की जो है बहुत लत पड़ी हुई है और गरीब लोग हैं और जितने में जो है राशन नहीं आ रहा है उससे ज़्यादा किराया लग जा रहा है। और जब आपदा आई तो हमारा थराली से राशन कुराड़ और कुराड़ से पारथा से पलचुना ग्राम सभा होकर के रतगांव पहुँचा, जिसका भाड़ा 800 रुपया पड़ा। अब थोड़ी सी व्यवस्था हुई भूंगा से खुली ढाढर में और ढाढर से भी 400 रुपया किराया रतगांव में। ये सबसे पहले तो ये दिक्कत है। हमारे पास नगदी फसल है आलू हमारे खेत में पड़े हुए हैं। देखिए ये जो रतगांव वाली सड़क है 4 जगह में बंद थी और पहले भूंगा बुरसोल गांव का विरोध के कारण इस पर कार्य नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमने 2-3 बार प्रयास करके भूंगा गांव की सहमति से बनाई
तो थोड़ा सहमति बना के हमने लगभग 3 जगह से रोड खोल दी है, जिससे ढाडर बगल पुल तक हमारी गाड़ी जा रही है। और केवल बुरसोल गांव वाले अभी सहमत नहीं हैं, बल्कि उसके प्रयास में आज भी रेवेन्यू की और हमारी टीम और गांव दोनों गांवों के सभी लोग वहाँ पत्रकार बंधु भी पहुँचे थे। खबर चंपावत के ग्राम आमबाग टनकपुर से है, जहां पर गाय चुराने गई एक महिला की गाय पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। हमले से गाय गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज जारी है। जंगल खोलते हैं जानवर को, तो जंगल ही जाते हैं। तब अभी 3 बजे के टाइम पे आई तो घायल बन के आई है, तो गुलदार ने दाड़ा है उसको। तो अब अभी डॉक्टर को बुलाया है, इंजेक्शन लगा के गया है। अभी 2-3 दिन का और इलाज चलेगा उसका। हाँ, वो तो देखा रहता है। वो तो रात को यहाँ कितने दिन हल्ला करते रहता है, वो रात भर हल्ला करता है। हम कितने दिन तो इन्होंने बाहर आके भी भगाया है इसको। और पिछले बार भी एक गाय खाई थी मेरी, यहीं वो निगम में मर गई थी। घर को तो नहीं पहुँची, वो वहीं जंगल को ही मर गई थी। जूना अखाड़े के द्वारा आद्य गुरु शंकराचार्य की पवित्र छड़ी यात्रा जो है उत्तरकाशी पहुंची, जहां पर महागंगा की पूजा के बाद भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर में विधायक सुरेश चौहान ने छड़ी यात्रा और सभी साधु संतों का फूल मालाओं से स्वागत किया। आपको बता दें कि 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य के द्वारा ये छड़ी यात्रा शुरू की गई थी, जो कि कई सालों से ये यात्रा बंद पड़ी थी, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सतपाल महाराज ने इस यात्रा को प्रारंभ करवाया था। और ये यात्रा उत्तराखंड के 13 जिलों का भ्रमण करेगी। जो आदि शंकराचार्य द्वारा जो छड़ी, जिसका भ्रमण पूरे उत्तराखंड में हमारे जूना अखाड़े के द्वारा लगातार एक प्रयास किया गया और इस छड़ी को पूरे बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड के अंतर्गत इस छड़ी को जो है, जो आदि शंकराचार्य जी की जो एक देन थी कि हमारे मठ मंदिर कैसे बचें, और इस छड़ी का जो पूरे उत्तराखंड में जो है पूरा भ्रमण जूने अखाड़े की ओर से हो रहा। सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 2000 वर्ष पहले चलाई थी, और ये यात्रा किसी कारणों से कुछ काल बंद हो गई थी। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, सरकारें अनेकों आईं, लेकिन किसी सरकार ने हिम्मत नहीं जुटा पाई कि पुनः इस यात्रा को प्रारंभ कराए। मैं बीजेपी सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे माननीय, अभी तो नहीं है लेकिन पूर्व, हम कहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा इस छड़ी का प्रारंभ हुआ। और उसके बाद अभी जो वर्तमान सरकारें जब से चल रही हैं, सारी सरकारें इसका समर्थन करते हुए, अभी हमारे माननीय धामी जी पिछले बार उन्होंने छड़ी यात्रा किया। बद्रीनाथ की धाम की यात्रा में अब सिर्फ 14 दिन बाकी रह गए हैं। धाम के कपाट इस वर्ष 27 अप्रैल सुबह 7:10 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे, और तब से लेकर अब तक इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ी तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए हैं। धाम में अब तक कुल 17,30,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं, और अभी भी हजारों की तादाद में तीर्थयात्री मौजूद हैं। हालांकि अब तक धाम में ठंड ने भी दस्तक दे दी है। वहीं अब बद्रीनाथ धाम के कपाट जो हैं 18 नवंबर शाम 3:33 पर शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जैसे जैसे कपाट बंद होने की तिथि नजदीक आ रही है, ऐसे में भगवान बद्री विशाल जी की धाम में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं। चंपावत में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 3 नवंबर को देर रात चंपावत में कुछ देर तक भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए गए। वहीं भूकंप के तेज झटकों से घबराकर लोग दहशत में आ गए और अपने अपने घरों से चिल्लाते हुए बाहर निकल आए। लोहाघाट के मौसम विज्ञान केंद्र प्रभारी डॉक्टर AK सिंह ने भूकंप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 6.4 आंकी गई है, और भूकंप का केंद्र जो है नेपाल के पैनिक से 7 किलोमीटर दूर और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 208 किलोमीटर ईस्ट साउथ में था। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।